माय डियर स्टूडेंट्स, मैं गजेंद्र कुमार गोस्वामी यूनिक बैलेंस स्टडी चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम कुछ क्यूज लेके चल रहे हैं जो कि क्लास 10th और नर्सिंग असिस्टेंट के एग्जाम के लिए एप्लीकेबल है। तो इसमें देखते हैं हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर वन में दिया हुआ है। ये मैं सारा इंग्लिश में लिखा हुआ, लेकिन मैं हिंदी में आराम से समझाता जाऊंगा और आपके समझ में आता जाएगा। जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनको मैं हिंदी में भी समझाऊंगा। मुझे पूरा विश्वास है कि आप मेरे साथ चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन ह्यूमन बॉडी, यानी मनुष्य के शरीर के अंदर गुणसूत्र कितने होते हैं। हर आदमी की इच्छा, हर जीव की इच्छा होती है कि अपने जैसा संतान उत्पत्ति करे। उसके लिए जरूरी है एक मेल हो और एक फीमेल हो। तो उसके लिए उनके जो गुणसूत्र होते हैं वो गुणसूत्र होते हैं 23 पेयर। 23 पेयर यानी टोटल 46। इसके अंदर जो ह्यूमन के अंदर होता है उसमें होते हैं XY क्रोमोसोम्स, और यानी मानव के अंदर होते हैं XY क्रोमोसोम्स और लेडीज के अंदर होते हैं XX क्रोमोसोम्स। अभी ये X के साथ में मिल जाए तो क्या होता है, लड़की पैदा होती है, यानी फीमेल पैदा होता है। यदि ये Y X के साथ मिल जाए तो लड़का पैदा होता है, यानी मेल पैदा होता है। मेरा कहने का मतलब यह है कि लड़का है या लड़की है ये डिपेंड करता है फादर के क्रोमोसोम्स के ऊपर। किस पर डिपेंड करता है? फादर के क्रोमोसोम्स के ऊपर। तो मैं जो ये लिखा हुआ है आप इसको क्या करें, एक बार स्क्रीनशॉट ले लें और साथ साथ लिखते जाएं। मैं इसमें से कुछ हिस्सा मिटाऊंगा और आपको समझाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है, दी वर्ड ऑयल वेल वाज ड्रिल्ड ऑन, यानी तेल का कुआं, जिसके ऊपर आप काफी चर्चा चल रही है कि मिट्टी का तेल है ही नहीं, मिट्टी का तेल तो मिलता ही नहीं है, डीजल महंगा हो गया, पेट्रोल महंगा हो गया। तो ये पेट्रोल और ये तेल का कुआं कहां पहली बार खोदा गया? पहली बार ये खोदा गया कहां पर? पेंसिल्वेनिया में खोदा गया, और ये कहां पर है? ईस्ट अमेरिका में। यानी सबसे पहले तेल का कुआं कहां ड्रिल किया गया? पेंसिल्वेनिया में। और कहां पर है ये? ईस्ट अमेरिका में, अमेरिका के ईस्ट की तरफ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 यानी 2A, नंबर थोड़ा रॉन्ग हो गया। 2A में दिया हुआ है, सेलुलोज इन मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ, यानी सेलुलोज कब बनता है? जब बहुत संख्या में कोई चीज मिल जाए तो क्या बन जाता है? सेलुलोज बनता है। तो पौधों के अंदर, पादप के अंदर सेलुलोज की आवश्यकता पड़ती है, और वो कब बनती है? जब उसमें लार्ज नंबर में, बहुत संख्या के अंदर क्या मिल जाए? ग्लूकोज मिले। ग्लूकोज इकट्ठा होने से क्या बन जाता है? सेलुलोज बन जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑक्साइड नॉट चेंज रेड लिटमस टू ब्लू। लिटमस क्या होता है? एक लिटमस पेपर होता है, जैसा कि आपने देखा 6 वाला पेपर होता था, और लिटमस पेपर को किसी ऑक्साइड में डाला जाए या क्षार या अम्ल में डाला जाए तो उसका रंग चेंज हो जाता है। तो ऐसा कौन सा ऑक्साइड है जो रेड लिटमस को ब्लू में चेंज नहीं करता है? ऐसा कौन सा ऑक्साइड है जो रेड लिटमस को ब्लू लिटमस नहीं बनाता है? तो वो ऑक्साइड कौन सा है?
सल्फर। सल्फर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, इलेक्ट्रिक सेल इज डिवाइस टू ऑब्टेन। आपने देखा इलेक्ट्रिक सेल होती है जो आपके घरों में लगी हुई है, सेल्स होती है। और ये सेल्स क्या होती हैं, आपके जो घरों में लगी हुई है, इन्वर्टर के साथ में जो बैटरी लगी हुई है, उसमें कई सेल होती है। जब एक बैटरी बनती है तो वो सेल का काम क्या है, वो किस लिए होती है? तो सेल का काम है, आप देखना सेल के अंदर कोई एसिड पड़ा होता है और सेल के जो टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव टर्मिनल और एक नेगेटिव टर्मिनल, वो किसी धातु के बने होते हैं। तो जब उसको सर्किट में लगाते हैं, सर्किट पूरा होता है, तो वहां से क्या होता है, करंट बहना शुरू हो जाता है। यानी पहले इसमें क्या भरा हुआ, केमिकल भरा हुआ है। तो यानी क्या है, केमिकल सब्सटेंस है उसके अंदर, और वो किस में चेंज होता है, इलेक्ट्रिसिटी में चेंज होता है। यानी केमिकल एनर्जी को ये क्या करता है, चेंज केमिकल एनर्जी टू इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यानी ये केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है। नेक्स्ट, प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल बाय विच कैन हैमर्ड इनटू थिन शीट इज। यानी मेटल की, किसी भी धातु की वो प्रॉपर्टी जिससे क्या करते हैं हम, यदि हैमर से कूटना शुरू करें तो एक पतले शीट में बदली हो जाती है, यानी पतली एक चादर बन जाती है। यदि आप लोहे को गर्म करें और उसको पीटना शुरू करें तो क्या होगा, पीटते पीटते एक चादर बन जाएगी। तो इस गुण को हम क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं मैलिएबिलिटी। क्या कहते हैं, मैलिएबिलिटी। यानी ऐसा प्रोसेस, ऐसा तरीका, ऐसा गुण जिससे कि कोई मेटल है उसको हैमर किया जाए, यदि हैमर से पीटा जाए, पीटने के बाद में एक चादर का रूप ले ले, तो उस प्रॉपर्टी क्या कहते हैं हम, मैलिएबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है ग्लोबल वार्मिंग इज कॉज्ड ड्यू टू इंक्रीज अमाउंट ऑफ। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब है, आप देखते हैं पहाड़ों के अंदर, जैसा कि ग्लेशियर में और केदारनाथ, बद्रीनाथ के ऊपर क्या है, पहाड़ है और पहाड़ों के ऊपर बर्फ पड़ी हुई है, और बर्फ क्या होता है, पिघलना शुरू हो जाती है। कब पिघलती है, जबकि उसको तापमान मिलता है तब पिघलती है। पिघलने के बाद में क्या होता है, नदियों में पानी ज्यादा आता है। तो इस तरह से, यानी ये किस कारण से होती है, ये बोल रहा है ग्लोबल वार्मिंग इज कॉज्ड ड्यू टू इंक्रीज, यानी क्या चीज बढ़ जाती है जिससे कि ग्लोबल वार्मिंग होती है। तो क्या बढ़ती है, मात्रा किसकी, कार्बन डाइऑक्साइड की। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा हो जाए तो क्या हो जाएगा, ग्लोबल वार्मिंग शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है द प्रोसेस ऑफ लूजिंग द सॉइल इज। यानी आप देखते हैं खेतों के अंदर, जब खेत पड़े होते हैं, यानी बारिश हुई है, खेत क्या होते हैं, बिल्कुल समतल हो जाते हैं, हार्ड हो जाते हैं। वो खेतों की मिट्टी को ढीला करने के लिए उसमें क्या करते हैं हम, हल चलाते हैं, ट्रैक्टर चलाते हैं, यानी हैरो चलाते हैं, और उसके बाद में क्या करते हैं, एक कांटों वाला होता है ट्रेलर चलाते हैं, जिससे कि मिट्टी ढीली हो जाती है। तो यानी उस तरीके को, द प्रोसेस, यानी उस तरीके को जिससे कि जो मिट्टी है उसको लूज किया जाए, उस तरीके को हम क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, उसको कहते हैं थ्रिलिंग। थ्रिलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, हार्मोन
सेक्रेटेड बाय पैनक्रियाज। पैनक्रियाज ह्यूमन बॉडी के अंदर पैनक्रियाज कहां पर होती है? स्टोमक के पास में होती है। तो पैनक्रियाज से पाचन करने के लिए, आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको पचाने के लिए एक क्या निकलता है? हार्मोन निकलता है। उसका हार्मोन का नाम क्या है? उसका नाम है इंसुलिन। इंसुलिन, ये हार्मोन निकलता है। क्वेश्चन नंबर 9, व्हेन लाइट रेज इज इंसिडेंट नॉर्मली देन एंगल ऑफ इंसिडेंस विल। यानी लाइट की रेज, मैं ऊपर वाला बिठाता हूं थोड़ा, किसी भी प्लेन सरफेस के ऊपर, यानी कोई दर्पण रखा हुआ है यहां पर कोई, यदि ये सूर्य की किरण आए, कोई लाइट की रेज आए, तो वो यहां पर टकराकर क्या होती है? वापस लौट जाती है। और इसके बीच में मैं यदि एक लाइन मार दूं तो इसको क्या बोलते हैं हम मैथ की भाषा में? क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर। तो क्या कहते हैं हम? सपोज ये ए है और ये बी है, इस प्लेन सरफेस के ऊपर ये लाइन मारी है मैंने, क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर। लेकिन हम साइंस की भाषा में इसको क्या कहते हैं? नॉर्मल। क्या कहते हैं? नॉर्मल। तो वो कह रहा है कि यदि कोई इंसिडेंस रे, आने वाली जो किरण है, यदि इस नॉर्मल पे आती है तो प्लेन सरफेस से टकराएगी और वापस नॉर्मल की तरफ ही चली जाएगी। यदि यहां पर कोई रेज आई है, ये कोई रे आई है, तो वो कहां जाएगी? इस तरफ जाएगी। यानी इधर आ रही है रेज, तो कहां जाएगी? इधर जाएगी। यानी इस नॉर्मल से इस रेज का जो एंगल बनेगा और रिटर्न होने के बाद में, रिफ्लेक्ट होने के बाद में जो एंगल बनेगा वो दोनों बराबर होगा। यानी इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस। और इसको हम एंगल को क्या कहेंगे? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो अभी क्वेश्चन के मुताबिक क्या कह रहा है वो, कि यदि इस नॉर्मल पर कोई रेज आती है, इंसिडेंस रेज आती है, तो इसका जो इंसिडेंस एंगल है वो क्या होगा? तो आप देख रहे हैं वापस चला गया है, कोई एंगल नहीं बना है। यानी यहां पर रेज टकराई और वापस चली गई, तो एंगल क्या होगा? 0 होगा। क्या होगा? 0 होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। डैश लेंथ यूज्ड इन साइड लाइट इन व्हीकल। यानी व्हीकल के अंदर, गाड़ियों के अंदर आप देखते हैं गाड़ियों की खिड़की के साइड में क्या होता है? लेंस लगा होता है, शीशा होता है। व्हीकल शीशा लगा होता है और उस शीशे से ड्राइवर क्या करता है? पीछे का देखता है, पीछे की तस्वीर देखता है कि पीछे कोई गाड़ी तो नहीं आ रही है। तो वो लेंस कौन सा होता है? यानी यहां पर ड्रेस दिया हुआ है, लेंस पूछ रहा है यूज इन साइड लाइट इन व्हीकल। जो साइड में, व्हीकल्स के साइड में लेंस लगा होता है, वो कौन सा लेंस होता है?
तो उसका तल क्या होता है, उठा होता है। आपने देखा होगा तल कैसा होता है, वो उठा हुआ होता है, इस तरह से। आप उस पर हाथ फेर देखें, थोड़ा सा इस तरह से होगा, और इसको हम क्या बोलते हैं, उत्तल, जिसको इंग्लिश में कहेंगे कॉन्वेक्स। तो इसमें कौन सा लेंस लगा होता है, कॉन्वेक्स लेंस लगा होता है। कॉन्वेक्स लेंस लगा होता है। इसके बाद आप देखते हैं कि हेडलाइट के ऊपर, जो गाड़ियों के हेडलाइट है, हेडलाइट में क्या होता है, हेडलाइट के ऊपर होता है कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस लगा होता है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, लेंस यूज इन ह्यूमन आई। आदमी के आंख के अंदर कौन सा लेंस होता है? तो आदमी के आंख के अंदर भी कौन सा लेंस होता है, ये कॉन्वेक्स लेंस ही होता है, इस तरह से होता है। तो अंदर कोई लेंस नहीं होता है, बल्कि एक प्रोटीन का बना हुआ रचना होती है, जो किस तरह से होती है, पारदर्शक होती है। उसको ट्रांसपेरेंट देख सकते हैं हम, आगे पीछे देख, उससे लाइट पूरी जो बाहर है, बाहर से पूरी अंदर जाएगी लाइट, आंख के अंदर लाइट जाती है, और वो कहां पहुंचती है, रेटिना के ऊपर। और रेटिना पर क्या बनती है, उसकी एक इमेज बनती है, यानी उसका प्रतिबिंब बनता है। और वो प्रतिबिंब कैसा बनता है, उल्टा बनता है। यानी मैं यदि आपको देख रहा हूं तो मेरी आंख में एक प्रतिबिंब आपका कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। और वो कहां पहुंच जाता है, हमारे माइंड के अंदर, नर्व्स के अंदर, जो ऑप्टिकल नर्व्स हैं वो कहां ले जाती है, हमारे ब्रेन के अंदर। और ब्रेन उसको बताता है कि ये फला आदमी है, ये जिसका पहचान ये है। यानी ये उल्टा नहीं होती, सीधा है। उसको ब्रेन क्या करता है, उसको एसिमुलेट करता है और बताता है कि ये इसकी मूर्ति क्या है, ये क्या है, एक आदमी है, और इतना मोटा है, इतना तगड़ा है, और इसकी नाक इधर है। जबकि हमारे रेटिना में क्या हुआ था, वो फोटो क्या हुआ था, उल्टा हो गया था। तो इस तरह से ये वाला जो होता है, क्वेश्चन नंबर 11 के मुताबिक जो लेंस इस्तेमाल होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स लेंस। यानी कौन सा लेंस होता है, कॉन्वेक्स। यानी जिसका उठा हुआ तल है तो क्या बोलते हैं, उत्तल लेंस। और जिसका दबा हुआ तल है उसको क्या बोलेंगे, अवतल लेंस। और इसको हम कहते हैं कॉनकेव। यानी ये एक क्या है, एक केव की रचना ले रहा है। केव मतलब एक गुफा की तरह हो रहा है, दब रहा है, तो उसको क्या कहते हैं, कॉनकेव। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, न्यूलैंड्स रिलेशन इज। यानी जब तत्वों का जानकारी हासिल की, मेटल्स के एलिमेंट्स को देखा गया, तो न्यूलैंड्स ने अपना बताया, अपना एक नियम दिया, उसने अपना संबंध बताया, और उसमें संबंध दिया, उसने उसका रिलेशन दिया, उसको बोलते हैं हम लॉ ऑफ ऑक्टेवस। लॉ ऑफ ऑक्टेवस, तो ये क्या होता है, देखते हैं। लॉ ऑफ ऑक्टेवस होता है, यदि एलिमेंट्स को, जो एलिमेंट्स हैं उनको परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रखा जाए। यानी सपोज यहां पर हाइड्रोजन है, इसका परमाणु भार, और उसके बाद में उनको बढ़ते क्रम में रखा जाए। जो 8वां एलिमेंट आएगा, यानी 8th जो एलिमेंट आएगा, उसका गुण पहले वाले गुण से मिलेगा।
यानी इसके जो गुण है आपस में, जो इसकी प्रॉपर्टीज है आपस में मिलेंगी। इसको यानी क्या कहते हैं, अष्टक का नियम, यानी आठवां का पदार्थ का नियम, अष्टक का नियम यानी लॉ ऑफ ऑक्टोबस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, एट द टाइम ऑफ मेंडलीफ द नंबर ऑफ एलिमेंट वाज। इसके बाद में न्यूलैंड के बाद में मेंडलीफ आए और मेंडलीफ ने अपनी सर्च की और एक सारणी बनाई, उसको बोलते हैं मेंडलीफ की आवर्त सारणी। तो उस टाइम पर एलिमेंट कितने थे? उस टाइम पर एलिमेंट थे 63। कितने एलिमेंट थे? 63। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। 14 में देखते हैं, डैश कंट्रोल द पोस्चर एंड बैलेंस ऑफ द बॉडी। यानी शरीर का बैलेंस और उसकी जो दशा है उसको कौन कंट्रोल करता है? यानी कंट्रोल करने का काम किसका है? ब्रेन का काम है कंट्रोल करना। तो ब्रेन का कोई पार्ट होगा जो कंट्रोल करेगा, उस पार्ट का नाम है सेरिबेलम। क्या नाम है? सेरिबेलम। इसके अंदर लाखों नर्व्स जाती हैं और सेरिबेलम के अंदर आप जैसा कि आप देखते हैं, आपका जो नर्वस सिस्टम है शरीर के हर अंग से फैला हुआ है। आप जैसे कोई आदमी ज्यादा ड्रिंक कर लेता है, ज्यादा पी लेता है, तो क्या होता है? लड़खड़ाना शुरू हो जाता है। यानी उसके जो सेरिबेलम के जो तंतु हैं वो हिलना शुरू हो जाते हैं। उसका कंट्रोल कौन करता है? सेरिबेलम करता है। यदि उससे कंट्रोल नहीं होता तो छोड़ देता है, ठीक है नाली में जाकर पड़ो, कोई बात नहीं, उठा लेगा, कोई नहीं उठाएगा तो सुबह चले जाना, ठीक है। तो कौन कंट्रोल करता है? सेरिबेलम। नेक्स्ट है, ब्रीदिंग इज कंट्रोल्ड बाई डैश इज अ पार्ट ऑफ द ब्रेन। यानी ब्रीदिंग है, सांस को, रेस्पिरेशन को, हमारी रेस्पिरेशन को कौन कंट्रोल करता है? रेस्पिरेशन और उसके बाद में जो हमारा खाना पीना है यानी डाइजेशन को कौन कंट्रोल करता है? ब्रेन का कौन सा पार्ट है जो कंट्रोल करता है इसको? तो जो कंट्रोल करता है उसका नाम है मॉडुला ऑब्लंगेटा। क्या नाम है? मॉडुला ऑब्लंगेटा, ये ओ है, ON, मेडुला ऑब्लंगेटा। तो ये क्या करता है? जो शरीर का अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम है और इसके अलावा जो ब्रीदिंग है यानी सांस लेना है, सांस लेने को, रेस्पिरेशन को कौन कंट्रोल करता है? मेडुला ऑब्लंगेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट पार्ट ऑफ द ह्यूमन हार्ट कंटेन्स। हमारे जो शरीर का जो राइट हार्ट का राइट साइड है, राइट एंट्रिम है और राइट वेंट्रिकल है, उसका काम क्या है? यानी राइट पार्ट ऑफ द ह्यूमन हार्ट कंटेन्स। इसमें क्या होता है? इसमें जो खराब वाला ऑक्सीजन ब्लड है, जिसमें कि अशुद्ध रक्त है, जो खराब ऑक्सीजन है, जो ऑक्सीजन युक्त ऑक्सीजन जिसमें नहीं है, ऐसा पुअर ऑक्सीजन है, उस पुअर ऑक्सीजन यानी जो कि ऑक्सीजन बहुत कम है, ऐसा ब्लड वो क्या होगा? अशुद्ध रक्त होगा। यानी क्या होगा? वो क्या होगा? ब्लड प्योर नहीं होगा। तो उस ब्लड को यहां पर होता है और उसके बाद में वो क्या जाता है? ब्लड पहुंचता है कहां? लेफ्ट वाले में क्या होता है? उसका फिल्ट्रेशन पहुंचता है, उसको क्या करते हैं? वो जाएगा कहां? फेफड़ों में। फेफड़े उसको साफ करेंगे और कहां भेजेंगे? वापस भेजते हैं लेफ्ट एंट्रीम में, लेफ्ट एंट्री से वेंट्रिकल। तो इसमें क्या, इसका क्वेश्चन क्या आएगा? डी ऑक्सीजनेशन
नाइज्ड, डीऑक्सीनाइज्ड ब्लड। यानी ये क्या है, प्योर ब्लड नहीं होता है। राइट वाला जो साइड में है, हार्ट के राइट साइड में, यानी राइट एंट्रिम में, और राइट वाला वेंट्रिकल में क्या होता है, अशुद्ध ब्लड रहता है। इधर बैठ, ठीक है। नेक्स्ट है, एन एनिमल दैट कैन रिप्रोड्यूस बाई बर्डिंग। यदि एक ऐसा एनिमल है जिसको यदि काटा जाए तो क्या होगा, वो रिप्रोड्यूस हो जाएगा, दोबारा फिर पैदा हो जाएगा। ऐसा कौन सा एनिमल है? तो ऐसा एनिमल कौन सा है, यानी ऐसी चीज क्या है, हाइड्रा। क्या है, हाइड्रा। यदि आप केंचुए को भी काटते हैं तो केंचुए काटने के बाद में क्या होगा, 2 केंचुए बन जाएंगे। उसको तीसरा काटो 3 बन जाएंगे और चलना शुरू कर देंगे। ज्यादा देर इंतजार नहीं करता तो चलना शुरू कर देंगे, 3 बन जाएंगे, चलने शुरू हो जाता है। इसके बाद में क्या है, क्वेश्चन नंबर 18, दैश इज द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इन फ्लावरिंग प्लांट्स। यानी जो फ्लावर प्लांट्स हैं उसके अंदर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कौन से होते हैं। यानी प्लांट्स के अंदर, पौधों के अंदर, जैसा कि आदमियों के अंदर क्या होता है, आदमी औरत के अंदर और पशुओं के अंदर क्या होता है, एक फीमेल होता है, एक मेल होता है। लेकिन पौधों के अंदर भी इसी तरह से फीमेल होते हैं और मेल होते हैं। तो उसके जो स्पर्म्स होते हैं आपस में, जो उसके शुक्राणु होते हैं आपस में मिलते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें मेल्स में क्या होता है, यानी मेल्स में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, फ्लावरिंग नाम क्या है उसका, स्टेमन। और फीमेल में क्या होता है, कार्पेल। फीमेल में क्या होता है, कार्पेल। और मेल में क्या होता है, स्टेमन। यानी जो पुष्प वाले जो प्लांट्स हैं, पुष्प वाले जो पौधे हैं, उनके अंदर मेल के रिप्रोडक्शन के लिए क्या होता है, स्टेमन होता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19, प्रोवाइड स्पर्म्स फॉर्म इन द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी के अंदर, यानी यदि आदमी है तो उसके अंदर क्या होगा, और औरत है तो उसके अंदर स्पर्म्स का क्या होगा। यानी स्पर्म्स कहां पर रहते हैं, मैन के अंदर कहां पर रहेंगे, और यानी मैं इसको लिख दूं मैन बॉडी, ठीक है, ठीक है। तो स्पर्म्स क्या है, मेल बॉडी ले लीजिए यहां पर। तो इनके स्पर्म्स कहां पर रहते हैं, टेस्टिस के अंदर, टेस्टिस। और फीमेल के कहां पर होते हैं, ओवरी के अंदर। कहां होते हैं, ओवरी के अंदर। और ये स्पर्म्स कहां पहुंचते हैं, जाइलट में। इसमें देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20, The theory of natural selection was processed by। नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी क्या है, इसका पहले आप आंसर लिख लें। The theory of natural selection was processed by चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन। तो ये थ्योरी समझाता हूं मैं आपको। ये थ्योरी क्या है, इन्होंने चार्ल्स डार्विन ने थ्योरी बनाई कि जो प्राणी हैं उनको ऐसा बचाया जाए
ऐसा उनको सेव किया जाए, ऐसा सुरक्षित किया जाए जो प्राणी है, कि उनकी नस्ल आगे चल सके। यानी उनको इस तरह से रखा जाए कि वो आगे प्रजनन कर सके, यानी दोबारा अपने जैसा ही पैदा कर सके। तो उसको हम क्या बोलते हैं? थ्योरी ऑफ नेचुरल, यानी प्राकृतिक चयन। क्या बोलेंगे? नेचुरल सिलेक्शन, प्राकृतिक चयन। इसका ये थ्योरी है कि उनको इस तरह रखा जाए कि इसे सेफ रखा जाए कि आगे वो अपना, यानी वो मरे नहीं और आगे उनका वंश चलता रहे, यानी वो द्वारा रिप्रोडक्शन करते रहे। इसको बोलते हैं थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 है, एटॉमिक नंबर ऑफ क्लोरीन। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या है? तो इसका नंबर कितना है? 17। यानी फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकंड में 8 और थर्ड में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एटॉमिक नंबर ऑफ क्लोरीन, क्लोरीन में कितने होते हैं? 17। पहले में 2, फिर 8, फिर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 22, अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस फ्रॉम द सन ऑफ द सन फ्रॉम अर्थ इज, यानी जमीन से सूर्य की दूरी कितनी है? पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी है? तो ये कितनी है? 150 मिलियन किलोमीटर या 93 मिलियन माइल। तो सूर्य की दूरी देख ली आपने कितनी है? 150 मिलियन किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, व्हील रिम एंड बाइसिकल हैंडल बार आर इलेक्ट्रोप्लेटेड विद डैश मेटल। यानी आप देखते हैं कि आपकी मोटरसाइकिल का जो रिम है और उसका जो हैंडल है वो क्या होता है? चमकता रहता है हर टाइम। तो उसमें क्या किया जाता है? प्लेटिंग किया जाता है। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग किसकी होती है? क्रोमियम की। किसकी होती है? क्रोमियम। क्रोमियम की इलेक्ट्रोप्लेटिंग होती है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में डैश क्रॉप ग्रोन इन विंटर सीजन, यानी सर्दी के टाइम पर क्रॉप मतलब फसल, कौन सी फसल उगती है? सर्दी के टाइम पर कौन सी फसल उगाई जाती है? यानी जो ग्रोन करती है उसको हम क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं रबी क्रॉप। उसको क्रॉप को क्या बोलते हैं? रबी क्रॉप किस में उगाते हैं हम? सर्दी के टाइम पर। और कौन रबी क्रॉप में क्या क्या आते हैं आप देख रहे हैं? अभी क्या है रबी क्रॉप में? रबी क्रॉप्स में क्या है आप देख रहे हैं? गेहूं, जिसको हम बोलते हैं व्हीट, गेहूं। हम गेहूं अभी उगा रहे हैं, सर्दी का मौसम आ रहा है तो क्या बोल रहे हैं? गेहूं बोल रहे हैं। उसके बाद क्या है? हम मस्टर्ड, यानी सरसों। और क्या है? पोटैटो। आलू। और क्या बोल सकते हैं? सनफ्लावर, यानी सूर्यमुखी।
ये फसल कब होती है? रबी क्रॉप में आती है, यानी विंटर सीजन के ऊपर, सर्दी के टाइम पर। तो मुझे आशा है कि आप मेरे साथ चल रहे होंगे। आगे देखते हैं हम। मेटल दैट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर इज। मेटल कैसे होते हैं? मेटल सख्त होते हैं और लिक्विड क्या होते हैं? पतले होते हैं, यानी जिस बर्तन डालोगे उस तरह का रूप ले लेंगे। आप पानी को किसी गिलास में डालें तो गिलास का रूप ले लेगा, पानी किसी बाल्टी में डालें तो बाल्टी का रूप ले लेगा, पानी को किसी चम्मच में डालें तो चम्मच का रूप ले लेगा। लेकिन एक सॉलिड ऐसा है, यानी एक मेटल ऐसा है जो कि एक द्रव्य की तरह है, यानी एक क्या लिक्विड की तरह है, और वो रूम टेम्परेचर पर रहता है। जैसा आपका घर का टेम्परेचर है उसी टेम्परेचर में मिलेगा। यानी आप देखते हैं जब लोहा जब ठंडी का मौसम होता है बहुत ठंडा हो जाएगा, गर्मी का मौसम होता है बहुत गर्म हो जाएगा। लेकिन एक ऐसा मेटल है जो कि रूम टेम्परेचर पर रहता है, जो आपका कमरे का टेम्परेचर है उसी टेम्परेचर पर रहता है। तो ऐसे मेटल को हम क्या कहते हैं? उस मेटल का नाम है मरकरी। और मरकरी कहां भरा जाता है? यानी हिंदी बोलते हैं इसको पारा, और पारा कहां भरा जाता है? थर्मामीटर के अंदर। पारे के बहुत सारे इस्तेमाल हैं, तो इसको कहां इस्तेमाल करते हैं हम? थर्मामीटर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। डैश हार्मोन इज रिलीज फ्रॉम ओवरीज। ओवरीज किसमें होती है? लेडीज में, यानी महिलाओं के अंदर। तो उस महिलाओं के जो ओवरीज से कौन सा हार्मोन निकलता है? तो हार्मोन्स का नाम है उसका एस्ट्रोजन। क्या नाम है उसका? एस्ट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। डैश गैस यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर। फायर एक्सटिंग्विशर क्या होता है? कहीं आग लग जाए तो उसको बुझाने के लिए फायर एक्सटिंग्विशर की जरूरत पड़ती है। तो उसमें कौन सी गैस भरी जाती है? तो इसको लिख रहे हैं आप, गैस डैश गैस यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर टू स्टॉप फायर। टू स्टॉप फायर, यानी आग को रोकने के लिए फायर एक्सटिंग्विशर के अंदर कौन सी गैस भरी जाती है? तो उस गैस का नाम है कार्बन डाइऑक्साइड, यानी CO2। क्या है? CO2। CO2 गैस को भरते हैं हम कहां पर? फायर एक्सटिंग्विशर के अंदर। नेक्स्ट 28। ईयर ड्रम इज द पार्ट ऑफ ऑर्गन। ईयर ड्रम, जैसे ईयर का मतलब कान, कान का ड्रम बजने वाला ड्रम, इस तरह ड्रम बजाते हैं, ब्याह शादी में ड्रम बजाते हैं इस तरह से। तो ईयर ड्रम किसका पार्ट है? ईयर ड्रम किसका पार्ट है? कान का पार्ट है, कान का एक हिस्सा है। तो कौन सा किसका ऑर्गन है ये? हियरिंग ऑर्गन, यानी सुनने का, सुनने वाले अंग का हिस्सा है। हियरिंग, हियरिंग सुनना, हियरिंग ऑर्गन, यानी ईयर ड्रम इज द पार्ट ऑफ हियरिंग ऑर्गन्स। नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं। द अबव डायमीटर द एवरेज डायमीटर ऑफ अर्थ इज, यानी अर्थ का डायमीटर कितना है? ये कोई अर्थ है, आपकी जमीन है, इसका डायमीटर कितना है? ये कितना है? और ये है कितना? 12,800 किलोमीटर। कितना है? 12,800 किलोमीटर। बारह 12,800 किलोमीटर इसका डायमीटर है पृथ्वी का। लास्ट क्वेश्चन रह गया, गंगा एक्शन प्लान वाज लॉन्च्ड इन।
गंगा एक्शन प्लान कब लॉन्च हुआ, यानी गंगा की सफाई का अभियान कब शुरू हुआ। शुरू तो पहले हो चुका था, लेकिन अभी सफाई होना शुरू हुआ है। लॉन्च तो पहले कर दिया था। तो ये लॉन्च हुआ था 1985 में, 1985 के अंदर इसको लॉन्च किया गया था। और अभी इसका थोड़ा सा साफ सफाई पर गंगा एक्शन के मंत्री बनाए गए, जिनका काम है गंगा की सफाई कराना। तो ये आपके क्वेश्चंस 31 क्वेश्चन हो गए, और मुझे आशा है कि आप आराम से समझ गए होंगे इसको। इंग्लिश में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इससे आगे जो क्वेश्चंस हैं मैं अगले वीडियो में देखूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय।